एक साल गुजर जाने के बाद आखिरकार ली को होश आ जाता है और वो होश आने के बाद ही दोनों हाथों को सर पर रखकर कुछ याद करने की कोशिश ही करता है कि उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है जहां पर पेनी डॉक्टर से उसकी सेहत के बारे में दरियाफ्त करती है। डॉक्टर उससे यही कहते हैं कि इसकी याददाश्त मुकम्मल तौर पर खो चुकी है। ये बहुत सारी चीजें याद करने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जॉन पेनी से कहते हैं कि आखिर उसके साथ मसला क्या है। पेनी आगे से कहती है कि जो गोली उसके सर के पास से गुजर गई की वजह से उसे काफी ज्यादा पेन का सामना करना पड़ रहा है। शायद वो हर दिन को पहले की तरह जी ना सके। आगे से कहते हैं कि सिर्फ एक ही वजह से उसका ये पेन खत्म हो सकता है। अब नर्स कहती है कि कैसे। जॉन कहते हैं कि उसे थेरेपी की जरूरत है। ये थेरेपी करेगा कौन। पेनी कहती है कि प्रोफेसर जिलिन ही उसका इलाज कर सकते हैं। प्रोफेसर जिलिन को यहाँ पर जल्दी से लाना होगा। इस तरह पेनी वहाँ से चली जाती है। इधर फार्मर कांग्रेसमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं करप्ट डिफेंस इंडस्ट्री की वजह से जो आर्मी एक्सीडेंट में लोग जख्मी हो गए थे उन सबको मेरी तरफ से फ्री ट्रीटमेंट और वेलफेयर की सहूलियत दी जाएंगी। उनके इस तरह के ऐलान के बाद तो उनकी यह खबर पूरे मीडिया पर फैल जाती है। फार्मर कांग्रेसमैन वापस आ गए हैं और वो जल्द इलेक्शन लड़ेंगे। इधर जिना जब यह खबर देखती है तो काफी परेशान हो जाती है। उसका असिस्टेंट उसके पास आकर कहता है फुल एपिसोड्स देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या तुम पहली दफा टीवी पर आने के लिए तैयार हो। तुम्हें यकीनी तौर पर बहुत अच्छा लगना है। तो जिना फट से कहती है कि मैं अपनी लुक पर नहीं कि अपनी एबिलिटी पर फोकस करना चाहती हूँ। एन ये बात सुनने के बाद उसे समझाने की कोशिश करता है को मुझे पता है कि तुम्हें खुद पर किस कदर एतमाद है लेकिन इस तरह का रवैया टीवी पर जाकर मत रखना कि लोग तुम्हारे बारे में बुरे कमेंट्स भी लिख सकते हैं। इधर फार्मर कांग्रेसमैन जब खाने के टेबल पर बैठे होते हैं तो शॉन उससे यही कहते हैं कि लोग तो काफी ज्यादा हैरान हैं आपकी वापसी को देखकर। वो आगे से कहते हैं कि मेरे पास कोई भी पावर और पैसा नहीं इसलिए उन्हें मुझसे नर्वस होने की जरूरत नहीं। इतने में जेजे वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं माजरत चाहता हूँ देर से आने के लिए। रियल पावरफुल मैन तो अब आया है तो टीवी पर देखकर अच्छा लगता है और मेरी बीवी तो आपकी फैन है। कांग्रेसमैन की वाइफ कहती है कि ये इनका अब आखिरी शो है कि ये एज अ कैंडिडेट रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं। जेजे आगे से कहते हैं कि आप सब अगर इसी तरह मेरा साथ देते रहे तो मुझे इलेक्शन जीतने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। वहाँ से फारिग होने के बाद जॉन जेजे से कहती है आपके जाने के बाद आपका शो कौन होस्ट करेगा। जेजे आगे से कहते हैं कि एक फीमेल लॉयर है। जॉन कहती है कि जो भी हो उसे आपका शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि अगर आप शो न छोड़ते तो शायद उसे ये मौका न मिलता। ने में जिना आगे से आ रही होती है। जेजे की नजर जिना पर पड़ते ही वो तो हैरान रह जाता है। जॉन कहती है कि हम काफी देर से मिले हैं। जिना जेजे की तरफ देखते हुए कहती है कि उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं तो ठीक हूँ लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर कौन सी चीज तुम्हें टीवी स्टेशन ले आई। एन कहता है कि क्या आपने नहीं सुना कि ये आपके शो लीगल कंसल्टेशन को होस्ट करने जा रही हैं। जेजे हैरानगी से जिना की तरफ देखते हुए कहते हैं कि एक लॉयर वो शो होस्ट करेगी। तो हैरानगी से जिना की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम लॉयर भी बन गई। एन कहता है कि इसके लिए लॉ स्कूल में जाना काफी ज्यादा मुश्किल था लेकिन इसने बहुत हार्ड वर्क किया और यहाँ तक पहुँच गई। ना कहती है कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें अनफेयर हो जाती हैं बस उन चीजों को ठीक करने के लिए ही मैंने लॉ की डिग्री हासिल की। जेजे कहते हैं कि तुम्हें मुबारक हो। ये शो होस्ट करने के बाद तुम्हें लॉ के करियर के लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। कहती है मैं आपसे अब शो पर मिलती हूँ। जिना वहाँ से चली जाती है। जिना के वहाँ से जाते ही जेजे की शक्ल तो देखने वाली होती है। जॉन उससे कहती है कि क्या हुआ तुम इस कदर डाउन क्यों लग रहे हो। जेजे कहता है कि ये ली के बारे में सब कुछ जानती है और यही बात मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही है। जॉन आगे से कहती है कि ली के बारे में क्या ये सब कुछ जानती है। के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। इधर लीगल कंसल्टेशन के शो का आगाज कर दिया जाता है। जर्नलिस्ट कहते हैं कि आज हमारे पास 2 पैनलिस्ट मौजूद हैं। आज आपका आखिरी शो है आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जेजे कहते हैं कि मैंने इस शो से बहुत कुछ सीखा। कानून और इंसाफ मेरे नजदीक बहुत अहमियत रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब हमेशा के लिए मुझे याद रखेंगे। वही जर्नलिस्ट मजीद कहते हैं कि हमारे पास एक खूबसूरत लड़की भी मौजूद है। आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगी। जिना कहती है कि मैं एक लॉयर हूँ। फिर एंड्रयू तो टीवी पर जिना को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। ये लॉयर भी बन गई। एंड्रयू का असिस्टेंट उसे कहता है कि ये तो कब की बात है लेकिन वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तरह से होस्ट दोबारा से सवाल करते हुए कहता है कि आपका पहला शो है और आप अपने साथ कौन सा केस लाई हैं। ना कहती है कि आप में से कुछ लोग इस केस के बारे में जानते हैं। डायरेक्टर जैंग मैन का इसे 12 साल पहले हॉस्पिटल में मार दिया गया था। इस तरह की बात सुनने के बाद तो जेजे के मुंह का रंग ही उड़ जाता है। होस्ट मजीद कहता है कि आप इस केस के बारे में मजीद बताना पसंद करेंगी। जिना मजीद कहती है कि उस वक्त डायरेक्टर जंग का एक भतीजा था जिसका नाम था ली। पुलिस
पुलिस तफ्तीश करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची, नतीजे ने ही उनका मर्डर किया है। इधर एंड्रयू जिना की बात सुनने के बाद फौरन से खड़ा हो जाता है। ये जेजे के सामने इस तरह की बात कर रही है। एंड्रयू का असिस्टेंट कहता है जेजे काफी ज्यादा परेशान लग रहे हैं। उस वक्त लीव हॉस्पिटल से भाग गया था और उसने दरिया में छलांग लगा दी। जेजे होस्ट से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये केस टीवी प्रोग्राम के लिए अच्छा है। इन होस्ट कहता है कि पहले ही हमारे प्रोग्राम पर 10,000 कमेंट्स आ चुके हैं, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। ना कहती है कि डायरेक्टर जंग का कत्ल करने के बाद की मौत से कुछ और लोग फायदा उठाना चाहते थे। होस्ट आगे से सवाल करता है कि आखिर कौन इस मर्डर से फायदा उठाना चाहेगा। ना आगे से कहती है कि डायरेक्टर जंग के हस्बैंड, इनका लीज के साथ कोई भी खूनी रिश्ता नहीं था। ना की इस तरह की बातें सुनते ही जेजे काफी ज्यादा घबरा जाता है। ना जेजे की तरफ मुखातिब होकर कहती है ये आज आपका लास्ट शो है, क्या आप ऑडियंस को सच बताना पसंद करेंगे। होस्ट कहता है जेजे साहब क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं। ना कहती है कि ये तो उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मैं इन्हें बताऊं या आप खुद बताएंगे। तो जेजे काफी ज्यादा घबरा कर बोलना शुरू कर देते हैं। ये एक तकलीफ दे याद है, बहुत कोशिश की कि इसे भूलने की कोशिश करूं, मैं ली का अंकल हूं। इसके बाद ही वो रोना शुरू कर देते हैं। में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा, क्योंकि ये आपका आखिरी शो है, इसीलिए आपको पहल करनी चाहिए। के बाद शो की रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद क्या तुम हमेशा के लिए इस शो से फायर होना चाहती हो। अब लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि ये किस तरह की बातें हो रही हैं। अगर इन्हें पसंद नहीं आया तो मैं खामोश हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, इस तरह तुम्हें बातें करते हुए अच्छा लगा, लेकिन तुम थोड़ी लापरवाही कर रही हो। मैं जेजे गुस्से से उसके पास आकर कहता है जिना क्या हम प्राइवेटली बात कर सकते हैं। ने आज मुझे 2 दफा सरप्राइज दिया, एक तो लॉयर बन के, दूसरा टीवी पर इस तरह बोल्डली बोलने से। ना कहती है कि अगर आप इतनी छोटी सी बात से इम्प्रेस हो गए हैं, आपको मुस्तकबिल के लिए अपने दिल को बड़ा करना होगा। जेजे मजीद कहता है कि अगर तुम ये केस टीवी पर लाई हो, इसका मतलब तुम मुझे काफी टफ टाइम दे सकती हो। तुम्हें अब शिकस्त मान लेनी चाहिए कि तुम इस केस से कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगी। ना आगे से कहती है कि ये आपके लिए केस फाइन होगा पेपर की हद तक, लेकिन हकीकी तौर पर आप इस केस के बारे में सब जानते हैं। लगता है कि आप इस बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान हैं कि जो इमेज आपने अपने शो पर बनाया है वो काफी ज्यादा खराब हो सकता है। जेजे आगे से कहते हैं कि बहुत ज्यादा बोलने और अच्छा सोचने में ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। ताकि वो तो उसे धमकियां देना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे इस तरह के बोलने की वजह से तुम्हारे लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तब जिना आगे से कहते हैं कि मैं अपने अल्फाज की वजह से ही पैसे कमाती हूँ और मैं इसके अलावा कर भी क्या सकती हूँ। जेजे कहता है क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने उनका कत्ल किया था। जिना इमोशनली कहती है कि मेरे भाई का नाम याद रखने के लिए शुक्रिया। जेजे कहता है कि मेरे पास फालतू टाइम नहीं तुम जैसे लोगों से बहस करने का, हमारे लिए यही बेहतर है कि मेरे रास्ते में मत आना। जिना कहती है कि मैंने पुलिस प्रोसिक्यूटर के साथ पहले ही इस केस की तैयारी कर ली थी। ये मैंने आपसे ही सीखा है जेजे सर, किस तरह किसी को दबाया जाता है। वो एक कदम आगे जाकर जिना से कहते हैं जैसा तुम सोच रही हो ये उससे भी ज्यादा स्केरी और कॉम्प्लिकेटेड है। वक्त गुजरने के साथ साथ तुम समझ जाओगी, तुम पहले ही अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर चुकी हो, इसलिए इसके बारे में जरूर सोचना। जिना कहती है कि मैंने सुना है कि आप मेयर के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आप अपनी तरह से ये इलेक्शन जीतने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मैं आपको बुरी तरह से गिरा कर ही दम लूंगी। ये कहने के बाद जिना वहाँ से चली जाती है। पीछे से गुस्से से जेजे उसकी तरफ देखता रह जाता है। इधर पेनी आखिरकार प्रोफेसर को ली का इलाज करने के लिए ले आती है। प्रोफेसर से कहती है कि पेशेंट्स का इलाज करने से पहले मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। प्रोफेसर आपको ली के दिमाग से जिना की याद को मुकम्मल तौर पर मिटाना होगा। प्रोफेसर पेनी से इसका सवाल करता है कि इसकी आखिर वजह क्या है। पेनी कहती है कि सिर्फ ली इस हालत में उसकी वजह से पहुंचा है, अगर वो उसके बारे में मुकम्मल तौर पर भूल गया उसके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। प्रोफेसर कहता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तरह प्रोफेसर ली का इलाज करना शुरू कर देते हैं। उसके सामने एक वॉच को करते हैं। तुम इस वॉच को गौर से देखो, क्या तुम्हें इसमें मौजूद टाइम नजर आ रहा है। इस तरह जब वो वॉच को देखना शुरू करता है तो प्रोफेसर उसे अपनी आंखें बंद करने को कह देता है। तुम अब अपने पास्ट में पहुंच चुके हो, तुम्हें क्या नजर आ रहा है। ली कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा हूँ। प्रोफेसर फिर सवाल करता है क्या तुम उस वक्त खुश थे। वो मुस्कुराते हुए जवाब देता है बिल्कुल। प्रोफेसर मजीद कहता है कि ये खुशी तुमसे कब छीन गई। तब ली रोते हुए कहता है कि मेरे अंकल ने मेरे माँ बाप को मार डाला। इस तरह ली को अपनी माजी के बारे में सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है। प्रोफेसर ली से सवाल करते हैं कि तुम्हारी आंखों में आंसू किस वजह से आ रहे हैं, क्या तुम अच्छे वक्त के बारे में कुछ बता सकते हो। उस वक्त तो ली सिर्फ और सिर्फ जिना के बारे में सोचना शुरू कर देता है। जब ली जिना के बारे में प्रोफेसर को बताता है तो प्रोफेसर पेनी के मुताबिक
उसके दिमाग से इस मेमोरी को खत्म करने की कोशिश करता है। इधर जेजे की वाइफ जिना के खिलाफ से बात करने की कोशिश ही करती है कि वो होस्ट कहता है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इस शो से निकालना क्यों जरूरी है। तो वो गुस्से में आ जाती है, ये मेरा हुक्म है, इसके अलावा भी तुम्हें कोई रीजन चाहिए। वो होस्ट कहता है कि आपको मेरे ओपिनियन की इज्जत करनी चाहिए। तो वो उसे धमकाना शुरू कर देती हैं। वो किसी न किसी तरीके से जिना को शो से निकालना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है लड़की इसी तरह शो करती रही तो जेजे कभी भी मेयर का इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। वो होस्ट मजीद कहता है आपको ये लफ्ज तो याद ही होगा, टेम्परेरी। आप इस वक्त टेम्परेरी चेयरमैन है, तुम्हें बस मेरा हुक्म मानना है, मैं तुमसे फालतू में बहस नहीं करना चाहती। इधर जिना अपनी दोस्त से कुछ पेपर्स तैयार करने को कहती है। कहता है तुम्हारे लिए ये पोजीशन हासिल करना क्यों जरूरी है। जिना मजीद कहती है कि अगर ये पोजीशन हमें मिल गई ना तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। क्या तुम ये जेजे की वजह से कर ही हो। तब जिना कहती है कि इसमें गलत क्या है। ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई गलत बात है, बल्कि मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि तुम नामुमकिन चीज को मुमकिन बनाने की इस हद तक कोशिश क्यों कर रही हो। जिना कहती है कि मैं कोई भी काम पॉसिबिलिटी के बगैर नहीं करती। दूसरी तरफ नर्स पेनी को आकर बताती है कि 3 दिन हो गए हैं और ली अभी तक होश में नहीं आया। में दरवाजे से ली चलते हुए आता है। ली कहती है कि तुम उठ के। ली कहता है कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। तब उसे बताया जाता है कि वो इस वक्त चाइना में मौजूद है। सुनने के बाद जब वो वहाँ से गिरने ही लगता है कि नर्स उसे पकड़ लेती है। ली इसके बाद मुकम्मल तौर पर ठीक होना शुरू हो जाता है। जैंग उससे कहते हैं कि मैं प्राइवेटली तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ। जैंग उससे सवाल करते हैं कि तुमने मेरी जिंदगी बचाने की कोशिश क्यों की। मैंने तो एक दफा तुम्हें मारने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। अपनी जिंदगी को इस तरह खतरे में डाल के मेरी जिंदगी बचाने की कोशिश क्यों की तुमने। ली कहता है सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे दिल ने कहा। तुम्हारे दिल ने मेरी जान बचाने के लिए इसीलिए कहा होगा क्योंकि मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई न कोई ऐसा रिश्ता जरूर होगा। तुम मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाने के बाद क्या करोगे। ली कहता है कि मैं दोबारा कोरिया में जाऊंगा जेजे से बदला लेने के लिए। इधर डोडो ग्रुप में प्रेजेंटेशन का आगाज कर दिया जाता है, लेकिन जिना और उसका असिस्टेंट वक्त पर नहीं पहुँच पाते। इस पर एंड्रयू उनसे यही कहता है कि हम उनके बगैर ही प्रेजेंटेशन का आगाज करते हैं। जब वो स्टार्ट करने ही लगते हैं, इतने में जिना और उसका असिस्टेंट भागते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरानगी से उनकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर देती है। एंडर जिना को वहाँ देखते ही कहता है कि मैंने आपको टीवी पर देखा था। ड्रू कहता है कि आपका बड़ी कंपनी के साथ वर्किंग करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए आपको सुनने का कोई फायदा नहीं। लेकिन एंडर कहता है कि हम इसे सुनना चाहते हैं। जिना ये कहते हुए आगाज करती है कि हम इस ग्रुप में नए हैं, इसलिए हमें फिलहाल कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन हमारा सक्सेस रेट 90% है। फिर एंड्रयू उसे टोक देता है। इस पर जिना कहती है कि आपका कहने का मतलब है कि हम इस मुकाबले के लिए कॉम्पिटेंट नहीं। ड्रू कहता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए अगले ग्रुप को पेश किया जाए। सब प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद वो वाइस चेयरमैन ऑफ डूडो को रोक लेती है। हमें पता है कि हमारे पास फिलहाल एक्सपीरियंस नहीं। वाइस चेयरमैन मजीद कहता है कि हम अपने ग्रुप का पहले ही फैसला कर चुके हैं। कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जिना तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन जिना बाज नहीं आती, इसलिए वो दोबारा से चेयरमैन के पास अपने कागजात लेकर चली जाती है। जो सिर्फ एक मौका दे खुद को साबित करने का। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आप इससे मायूस नहीं होंगे। फिर मैं किसी भी ट्रायल में नाकाम रही तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें साइन आउट कर सकते हैं। आपको इसके लिए हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि हम किसी सूरत पर इसके लिए रजामंद नहीं हो सकते। जिना एक दफा फिर वाइस चेयरमैन को रोकने की कोशिश करती है। कोई भी फैसला करने से पहले एक नजर आप इन डॉक्यूमेंट्स पर डालें। इसके बाद वाइस चेयरमैन उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें लिए बगैर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिना काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वो कहती है कि मैं शिकस्त नहीं मानूंगी। तो जब वाइस चेयरमैन घर वापस पहुंच जाते हैं तो जिना पीछे से आकर वही पेपर्स उन पर पटक देती है। एक दफा इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें। वाइस चेयरमैन कहते हैं कि आखिर तुम नई कंपनी की लीगल काउंसिल क्यों बनना चाहती हो। तुम्हारे इस तरह के रवैये के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारी और हमारी मुलाकात दोबारा नहीं हो पाएगी। तब जिना कहती है कि मैं जेजे को बर्बाद करके रखना चाहती हूँ। क्या तुम अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो। ये तुम्हारा आइडिया था, तुमने कहा था कि मैं कर सकती हूँ। सारे प्रोसेस में तुम मुझे गिराना चाहती हो। तब जिना कहती है कि मैं पावरलेस थी, मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था, लेकिन ये मैं करूंगी और किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। क्या ये इतना आसान है। इस तरह वो उसके पास जाकर उसके कान में कहता है अब मुझे तुम्हारी कोई भी फिक्र नहीं रही, इसलिए दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। ये कहने के बाद एंड्रयू वहाँ से चला जाता है। जिना पीछे से यही कहती है कि मैं किसी सूरत पर पीछे नहीं हटूंगी और जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाती मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इधर जेजे की वाइफ को उनका असिस्टेंट आकर बताता है कि आपके लिए बुरी खबर है, फिरमैन डूडो त्यारा लेकर कोरिया में पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ली वापस आने वाला है। जेजे का बेटा कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, हम क्या करेंगे। जेजे की वाइफ कहती है तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने कोई गलत काम किया हो। इधर ली मुकम्मल तौर पर फिजिकल फिट हो जाता है। जब पेनी वहाँ पर आती है तो ली कहता है कि मैं जेजे के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैंने आखिरी दफा उसे उस वक्त देखा जब मैं कोमे में था, लेकिन अब मैं दोबारा उसे सामने से देखने के लिए तैयार हूँ। इधर जेजे मेयर के
इलेक्शन की कैंपेन कर रहा होता है। मैं यहाँ पर आपके लिए काम करने आया हूँ, मैं आपके ख्वाबों को पूरा करूँगा, वो काम करूँगा जो 1 हफ्ते में ही कंप्लीट हो जाएंगे। मैं एक ऐसा शहर बनाऊंगा जो तमाम लोगों को सर्व करेगा। किस तरह की स्पीच के बाद तमाम लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। जिना भी ये स्पीच सुन रही होती है और देखकर हैरान रह जाती है कि ये किस तरह सीधे मुंह से झूठ बोल रहा है। वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि मैं इसे मेयर किसी सूरत पर नहीं बनने दूंगी, हमें डूडो ग्रुप का लीगल काउंसिल बनना होगा। उसका असिस्टेंट कहता है तुम इसे रोकेगी कैसे? तुम्हें क्या लगता है कि इसके फंड्स कहाँ से आते हैं? मुझे पक्का यकीन है कि ये डोडो ग्रुप से ही चुरा रहा है। मैं इसके लिए एविडेंस इकट्ठे करने होंगे। जब वो वहाँ से चली जाती है तो पीछे से ली आ जाता है। जेजे की नजर ली पर पड़ते ही उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ली उसे इशारा करता है कि वो उसे खत्म कर देगा। जेजे तो अपने होशो हवास खो बैठता है।